हेलो विद्यार्थियों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, उसके उदय के या जन्म के वो प्रमुख प्रमुख कारण कौन से थे, या उनके साथ साथ जो प्रमुख वो कौन कौन सी घटनाएं हैं जो उस काल में घटी थी। तो हमने जो चर्चा की थी अब तक, एक तो स्वराज दल के बाद हमने साइमन कमीशन पे भी चर्चा की थी। आज जो हमारा चर्चा का विषय रहेगा वो है नेहरू प्रतिवेदन 1928। मैं वापस से आपको बताना चाहूँगा कि जो नेहरू प्रतिवेदन था वो वाकई में क्या था। जब भारत में जैसे ही साइमन कमीशन की घोषणा हुई, वो आपको पता है भाई साइमन कमीशन क्या है, कि वो 1919 का जो अधिनियम है उसकी समीक्षा करने के लिए उस समय पहले ये घोषणा कर दी कि भाई समीक्षा के लिए एक दल आएगा जो कि इसकी समीक्षा करेगा, इसमें जो कमियां हैं उनको दूर करेगा और वो उनकी जगह क्या नया इसमें शामिल किया जाए, इस बात को लेकर एक आयोग की स्थापना की ब्रिटिश संसद ने घोषणा की थी। लेकिन उस साइमन कमीशन में सारे ही सदस्य क्या थे, अंग्रेज थे, जिसका पुरजोर से पूरे भारतवर्ष में विरोध होने लग गया कि भाई जो इस देश का भविष्य का निर्धारण इस आयोग के माध्यम से होगा, और उस आयोग में जो कि जिस देश का भविष्य का निर्धारण वो करने वाले हैं, और उसमें उस देश का ही एक भी नागरिक या एक भी व्यक्ति उसमें शामिल नहीं है। तो इसमें काफ़ी विरोध हुआ पूरे भारतवर्ष में, यहाँ तक कि भारतीयों को एक बड़ा नुकसान हुआ है, जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। तो उस समय जो भारतीय सचिव थे लॉर्ड बर्कनहेड, उन्होंने भारतीयों को ये एक चैलेंज किया, चुनौती दी कि भाई आप अपने आप को इतना सक्षम समझते हो तो आप क्यों नहीं एक मॉडल रूप में एक ऐसा संविधान बनाकर दें जो कि पूरे समस्त भारतीय जनता या सर्वदलीय जो भी जितने भी दल हैं उन सबको वो सर्वमान्य हो। तो उस चुनौती को जो मोतीलाल नेहरू है उन्होंने स्वीकार करते हुए जो बर्किनहेड थे उनको ये बताया कि भारतीय भी क्षमता और योग्यता में कम नहीं है, हम आपको जो साइमन कमीशन जो प्रतिवेदन है उससे पूर्व ही आपको एक ऐसा भारतीय संविधान एक या वैधानिक दस्तावेज बनाकर देंगे जो कि भारतीयों के हितों के अनुकूल होगा। तो इस दृष्टि से उनकी इस चुनौती को स्वीकार करते हुए फरवरी 1928 में दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें 29 जो प्रमुख राजनीतिक दल थे उन्होंने भाग लिया, और ये वो अधिकतर वो ही दल थे सारे जिन्होंने कि इसका साइमन कमीशन का बहुत बड़े पैमाने पे विरोध किया। और इस सम्मेलन में लक्ष्य रखा गया पूर्ण उत्तरदायी शासन को आधार मानते हुए संविधान का निर्माण करना। तो इसमें एक समिति का भी गठन किया 8 सदस्यीय, जिसमें मोतीलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया। अन्य थे मंगल सिंह, सुभाष चंद्र बोस, तेज बहादुर सप्रू आदि फेमस व्यक्ति थे सारे। तो संविधान के प्रस्तावित ड्राफ्ट इस समिति के द्वारा तैयार किया गया, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रतिवेदन में जो डोमिनियन जो स्टेट्स है उसको पहला एवं पूर्ण स्वराज को दूसरा लक्ष्य घोषित किया गया। और जब इस प्रकार का लक्ष्य इन्होंने घोषित किया गया तो कांग्रेस द्वारा इसकी आलोचना या इसका विरोध करना इसका शुरू कर दिया गया। तो इसकी जो प्रमुख सिफारिशें थी, या इस जो ड्राफ्ट है इसकी जो प्रमुख सिफारिशें थी वो थी, पहली औपनिवेशिक स्वराज का दर्जा देना, कि ब्रिटिश के जो अन्य जो उपनिवेशक हैं उनके समान ही ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर ही औपनिवेशिक दर्जा भारत को मिलना। दूसरा, केंद्र एवं प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना, अर्थात जो 1919 का जो अधिनियम था उसकी जो बुराई थी सबसे बड़ी द्वैत शासन, उसको समाप्त किया जाए और एक संघीय व्यवस्था की स्थापना की जाए। और इसकी एक जो सबसे बड़ी सिफारिश थी जो कि भारतीय संविधान का आधार बनी, मूल अधिकारों की मांग, जैसे कि धर्म, भाषा, संस्कृति की पूर्ण स्वतंत्रता, दलित जो महिला हैं, श्रमिक आदि, उनको सुरक्षा की सामाजिक और न्यायिक गारंटी। और अगली है सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना पर बल, ताकि प्रीवी काउंसिल में जो अपीलें भेजी जाती थी और उसका लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता था, इस पगबाधा को समाप्त करना, जिससे कि जो बड़े महत्व की जो मुद्दे थे उनका निपटान यहीं भारतीय स्तर पर ही हो जाए। संयुक्त निर्वाचक प्रणाली, मुस्लिमों को साथ मिलाते हुए संयुक्त निर्वाचक प्रणाली का गठन किया जाए, और देशी रियासतों को केंद्र सरकार के अधीन रखा जाए,
और अंतिम रूप जो सिफारिशें थी वो थी द्विसदनात्मक केंद्रीय विधान मंडल। तो ये ऐसी प्रमुख ऐसी वो सिफारिशें हैं सभी की, जो कि एक नई व्यवस्था की स्थापना करने के लिए सभी आवश्यक या अनिवार्य होती है। लेकिन ब्रिटिश जो सत्ता थी वो पहले से ही फूट डालो राज करो की नीति में उनका मुख्य ध्येय होता था, उसी में उनका विश्वास होता था। उनको पहले ही पता था कि हमको ना तो इनकी सिफारिशें कोई माननी है, ना ही इस प्रकार का मॉडल यहाँ लागू करना है। तो उन्होंने पहले से ही ऐसा कुचक्र रच दिया कि भाई आप इस प्रकार का एक दस्तावेज तैयार करें जो सर्वदलीय यानी सभी दलों को वो मान्य हो, अर्थात समस्त भारतीय जो जनता है उसको वो मान्य हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि उनको पता था कि ये जो भी कोई दस्तावेज बनाएंगे, जो कि मुस्लिम लीग है, जो कि वो उनके इशारों पर कार्य करती थी, वो इसका ज़रूर विरोध करेगी। और ऐसा हुआ भी कि मुस्लिम लीग ने जो संयुक्त निर्वाचक प्रणाली थी उसकी वजह से इसको पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दिया। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस इसके जो पूर्ण स्वराज का जो दूसरा लक्ष्य जब इन्होंने घोषित किया तो उसने इसका विरोध करना शुरू कर दिया था। वो चाहते थे कि अब समय आ चुका है, हमें कोई औपनिवेशिक दर्जा नहीं चाहिए, हमें अब पूर्ण स्वराज से कम कुछ भी नहीं चाहिए। तो इस आधार पर ब्रिटिश सरकार ने इसको अमान्य घोषित कर दिया कि भारत की जो अधिकांश जो जनता है उसको यह स्वीकार नहीं है। लेकिन फिर भी यह प्रतिवेदन स्वतंत्रता आंदोलन का जो काल है उसमें भारतीयों द्वारा तैयार किया एक महत्वपूर्ण दस्तावेज था, या संवैधानिक सुधारों की दृष्टि या संवैधानिक सुधारों की मांग की दृष्टि से यदि हम देखें तो भारतीयों द्वारा किया गया एक ऐसा प्रथम प्रयास था जो कि भारतीयों की योग्यता और क्षमता को वैश्विक परिदृश्य में साबित करता है। तो इस दृष्टि से नेहरू प्रतिवेदन है, इसका एक बड़ा ही योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में रहा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।